ये निशान हटाओ, इसे साफ करो। कौन हो तुम? अदील ने जैसे ही रुशाना का दुपट्टा हटाया, उसकी गर्दन पर निशान देखकर वो पीछे हट गया। वो उसकी कंपनी में काम करती थी। उसने इसे एक रात की पेशकश की तो रुशाना ने उसे बहुत बेइज्जत किया। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए इसने रुशाना को अगवा करके इससे जबरदस्ती निकाह किया। निकाह के बाद वो कमरे में आया और इसे धमका कर जैसे ही चादर हटाई, यकदम उसका रंग सफेद पड़ गया, क्योंकि इसकी गर्दन पर वैसा ही किट का निशान था जैसा उसकी मंगेतर आरजू की गर्दन पर था। आरजू को गुम हुए पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था। इसके माँ बाप के साथ साथ अदील की अपनी भी हालत खराब थी। वो बुखार में तप रहा था। आरजू न सिर्फ इसके चचा की बेटी थी, बल्कि इसके पैदा होते ही दादा ने आरजू को अदील के नाम लगा दिया था। उनका बचपन साथ गुजरा था। वो लड़कपन की दहलीज में दाखिल हुए ही थे कि एक दूसरे से बिछड़ गए। आरजू अपने छोटे भाई, अपनी दादी और अपने वालिदैन के साथ खानदानी शादी से वापस लौट रही थी कि सैलाबी रीले में उनकी गाड़ी बह गई थी। इन सब की लाशें तो एक दिन बाद ही मिल गई थीं, लेकिन आरजू उन्हें बहुत तलाश के बावजूद नहीं मिल सकी थी। वो जिंदा थी या मर गई, यही सोचकर उन लोगों को सब्र नहीं आ रहा था। अपने खानदान के बिछड़ने का गम तनवीर कुरैशी को परेशान किए हुए था, तो दूसरी तरफ बेटे की खराब हालत देखकर वो पागल हो रहे थे। ऐसे में अपनी बीवी के मशवरे पर वो लाहौर छोड़कर इस्लामाबाद चले गए और अपना कारोबार दोबारा यहीं से शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनका काम चल निकला और चंद सालों में उनका कारोबार फलता फूलता ही गया। दूसरी तरफ अदील जगह बदलने की वजह से कुछ बहाल तो गया, लेकिन आरजू की यादें गोया इसके दिल पर नक्श हो चुकी थी। वक्त तेजी से गुजरने लगा था। अदील कुरैशी अब एक समझदार मर्द बन चुका था। वो अमेरिका से अपनी तालीम मुकम्मल करके सीधा कारोबार ज्वाइन कर गया। आज इस दफ्तर में इसका पहला दिन था और पूरे दफ्तर में एक हलचल सी मची हुई थी। तुम सब इतने परेशान क्यों हो? सर के बेटे ही तो आ रहे हैं, कोई सुनामी तो नहीं आ रही? रुशाना शफीक के पुरमजा अंदाज पर वजाहत हसन ने इसके लापरवाह अंदाज को गौर से देखा था। वो बिला की हुसैन थी, जैसी अक्सर पाकिस्तानी लड़कियां होती हैं। गोरी चट्टी, नीली आंखें और सुनहरे बाल उसे किसी गुड़िया का रूप देते थे, लेकिन वो जिंदा और जीती जागती थी। सर अदील अपने वालिद की तरह नरम मिजाज हरगिज नहीं है। इनकी शख्सियत गुस्से से भरी पड़ी है। बगैर लिहाजो मुरव्वत के सामने वाले को झाड़ देते हैं। यूं कह लो कि वो एक वजाहत हसन की बात को रुशाना शफीक ने पूरा किया। एंग्री बर्ड है, इसके शरारती अंदाज पर एक जबरदस्त कहकहा पड़ा था। तुम न जाने क्यों इतनी पुरसुकून हो, हमारी तो जान निकली जा रही है। तुम्हारे शामिल होने से पहले वो बस 2 दिन दफ्तर आए थे और हमारी जान हल्क तक में आ गई थी। एक और साथी ने कहा। रुशाना शफीक को तनवीर कुरैशी के दफ्तर को ज्वाइन किए 1 साल होने वाला था। यहाँ का माहौल बाकी काम करने वाली जगहों से 1000 दर्जे बेहतर था। भाई, मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ, बाकी मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर मेरे काम में गलती निकले तो उनको पूरा हक है कि मुझे बोल सके, लेकिन खामखा की अक्कड़ और बास वाला सड़ो रवैया में बर्दाश्त नहीं करने वाली। और वैसे भी मैं तनवीर सर की असिस्टेंट हूँ, मेरा उनके बेटे से कोई लेना देना नहीं है। वो संजीदगी से कहती कंधे झटक कर जल्दी जल्दी लंच करने लगी थी कि इसके बाद इसे एक जरूरी ईमेल भी टाइप करके भेजनी थी, जबकि बाकी सब भी फी अलहाल हर चीज जहन से झटकुत्ते लंच करने में मगन हो गए। ये लंच टाइम था। सभी दफ्तर के मुलाजिम दफ्तर की कैंटीन से ही लंच करते थे। सिया कोट पेंट में मलबूस उसकी शानदार शख्सियत का जादू हर तरफ छाया हुआ था। तनवीर कुरैशी के साथ वो बेतासुर खड़ा था, जबकि इसके डैडी सबसे इसका तारुफ एक एक करके करवा रहे थे। यार, ये तो मजीद हैंडसम हो गए हैं। मेरी तो धड़कनें ही नहीं थम रही उन्हें देखकर। साथ खड़ी एक खातून साथी की बुड़बुड़ाहट सुनकर इसने कड़वा सा मुंह बनाया था। इतने मगरूर बंदे को बस ये लड़कियां ही देख देख कर ठंडी आहें भर सकती हैं। मुझे तो ऐसे अकड़ो लोग एक आंख नहीं भाते। सबके तबसरों के बाद रुशाना का ये तबसरा साथ खड़े वजाहत हसन की समात की नजर हुआ तो उसने एक मुस्कराती नजर इस पर डाली थी।
इसकी सोच आज कल की लड़कियों से थोड़ी मुख्तलिफ थी। सबसे मिलने के बाद आखिर में तनवीर कुरैशी ने रुशाना शफीक का तारुफ काफी गर्मजोशी से करवाया था। इनसे मिलो, ये रुशाना शफीक हैं, मेरी असिस्टेंट। उनकी वजह से मुझे काफी सहूलत रहती है। हर चीज वक्त से पहले और बेहतरीन अंदाज में देना उनकी कई खूबियों में से एक खूबी है। वो उसकी तारीफ में मसरूफ रुशाना शफीक को शर्मिंदा सा कर गए थे। सर प्लीज, मैं बस अपना काम करती हूँ। इसकी आजिजी से भरपूर आवाज अदील कुरैशी की समात की नजर हुई तो न जाने किस एहसास के तहत उसने रुशाना शफीक के नाजुक सरापे पर नजर डाली थी। इसके गालों को सुर्ख होते हुए महसूस किया था। साथ ही उसकी नीली आंखों ने गोया इसके दिल की रफ्तार को बढ़ाया था। फौरन एक लम्हे की गुस्ताखी पर वो अपने दिल को डांटते इससे नजरें हटा गया। डैड, हम चलीं, इसके सर्द लहजे में बेजारी थी, जबकि रुशाना को सबकी मौजूदगी का एहसास हुआ। कम से कम वो इसे हेलो तो बोल सकता था। अब ऐसा भी क्या नखरा। रुशाना खुद पर जब्त करती पीछे हट गई तो तनवीर कुरैशी ने अपने इकलौते बेटे को घूरी भरी नजरों से देखा, लेकिन वो फी अलहाल खामोश रहते इसके साथ दफ्तर की तरफ चल दिए। चिल्लू यार, तुम दिल पर मत लो, वो ऐसे ही हैं। ये वजाहत हसन की दिलजुई पर वो सिर्फ सर झटक कर रह गई थी, जबकि दूसरी तरफ तनवीर कुरैशी अपने लाडले को घोर कर देख रहे थे। अच्छा ना सॉरी, वो उनकी गर्दन में बाजू डालकर नर्म अंदाज में बोला तो वो पिल में पिघल गए थे। चिल्लू आओ, बैठो अपनी सीट पर, आज से तुम काम करोगे और मैं आराम। खुश दिल्ली से कहते वो इसे पकड़कर अपनी कुर्सी पर बिठा गए। ये मेरे लिए एजाज है, लेकिन इतनी जल्दी अब की जान खलासी होने वाली नहीं, तो ज्यादा खुश मत हूं। कुर्सी पर झूलते इसका अंदाज शरारत से भरपूर था। अभी तो आप अपना हनीमून एंजॉय करें, मेरी मम्मा के साथ बेहतरीन वक्त गुजारें ताकि उनके भी गिले शिकवे दूर हों। वो अब उन्हें छेड़ रहा था कि वो उसे प्यार भरी घूरी देते इसकी सामने वाली कुर्सी संभाल गए थे। कल सुबह उनकी फ्लाइट थी। वो कुछ दिनों के लिए मिसेस तनवीर के साथ अमेरिका जा रहे थे, जहां से उनका अपने दोस्तों के साथ मजीद ममालिक घूमने का इरादा था। अदील इसी बाबत उन्हें छेड़ रहा था। अपनी मम्मा की फिक्र मुझ पर छोड़ो, तुम बस अपनी फिक्र करो, हमारे लिए अब बहू ले आओ। मेरे सब दोस्त नाना दादा बन चुके हैं, एक बस में ही यह हसरत लिए बैठा हूं कि कब मैं भी इस ओहदे पर फाइज होता हूं। तुम्हारी मम्मा की भी यही ख्वाहिश है। मैं चाहता हूं कि जब हम लूटें तुम कोई फैसला कर लो। इस बार वो संजीदगी से बोलते इसके बिगड़े तेवर को गौर से देखने लगे थे। मुझे फी अलहाल शादी नहीं करनी। सर्द लहजे के दो टोक जवाब पर उन्होंने ठंडी सांस भरी थी। अदील, क्यों खुद को अजियत देकर हमें अजियत में मुब्तला करते हो? वो जा चुकी है, तुम कब तक? उनकी बात अदील कुरैशी ने मुकम्मल नहीं होने दी थी। वो जा चुकी है या आप कह रहे हैं वो यहां? उसने अपने दिल के मकाम पर हाथ मारा था। वो यहां अब भी मौजूद है। वो चली गई है तो फिर वो यहां क्या कर रही है? इसके बिखरे अंदाज पर वो अपने होंठ भींच गए थे। अदील, जिंदगी जज्बात पर नहीं चलती। मैंने भी अपने अजीज रिश्ते खोए थे, लेकिन मैं दीवाना नहीं हुआ था। मुझे तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी देखना था। मैंने माँ बाप के साथ साथ अपना दोस्त नुमा भाई भी खो दिया था। बहन जैसी भाभी और बेटी खोई। अगर इस वक्त में अपने जज्बात पर काबू नहीं पाता तो आज यहां नहीं होता। तो मेरे बच्चे, तुम भी जज्बात से निकल आ। मैं और तुम्हारी मम्मा चाहते हैं कि तो तुम खुद अपनी पसंद की लड़की मुंतखब कर लो, फिर हम ये काम कर लेंगे, क्योंकि वापसी पर हमें हर हाल में तुम्हारी शादी करनी है। तुम अच्छी तरह से सोच लो, तुम्हारे पास काफी दिन हैं। इस बार उनका अंदाज नरमी भरा था। वो जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो इसे यूं भी इसके हाल पर नहीं छोड़ सकते थे। और हां, अब से रुशाना शफीक तुम्हारे साथ रहेगी। बहुत सुलझी हुई बच्ची है, प्लीज इसके साथ बदतमीजी मत करना। वो बाकी चुपको लड़कियों जैसी नहीं है। वो जाते जाते भी इसे नसीहत करना नहीं भूले थे, जबकि वो थके थके अंदाज में कुर्सी की पुश्त पर सर गिराते होंठों को सख्ती से आपस में भींच गया। तुम नहीं हो तो ये दिल तुम्हारे होने की गवाही क्यों देता है? वो अपने दिल के मकाम पर अपनी हथेली का दबाव बढ़ा गया था।
दिल इस वक्त भी इसके नाम पर इतनी ही शिद्दत से धड़क रहा था जैसे हमेशा से धड़कता आया था जब से तनवीर कुरैशी उसके केबिन में होकर गए थे। वजाहत का इस वक्त से हंस हंस कर बुरा हाल था, जिस पर रुशाना शफीक ने उसे टिश्यू बॉक्स खींच मारा था और वो आराम से बॉक्स को कैच करते ही वहीं टेबल पर रख चुका था। पता है, मेरी उम्मी कहती है कि अब जिस चीज से जितना चिढ़ते हो वो चीज लूट कर फिर अब तक आती है। वो बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल किए अपनी बात बोलकर एक मर्तबा फिर हंसा तो वो तिलमिला कर बोल पड़ी, फिर तो अकाउंट सेक्शन की समीरा शरीफ भी तुम्हारे नसीब का हिस्सा बनेगी। यकीनन रुशाना के चबा चबा कर कहने पर उसने तड़प कर वो अल्लाह न करे कहा था, तुम ये फाइल लो और अपने केबिन में दफ हो जाओ। वो उसके पास जरूरी फाइल के लिए ही आया था। जब तनवीर कुरैशी उसके केबिन में आकर उस पर अदील कुरैशी नामी बम गिरा कर गए थे। अच्छा भाई, जा रहा हूं, अपना गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? फाइल उठाकर वो तेजी से कमरे से निकल गया था, क्योंकि जितना इन मोहतरमा का मूड खराब था उसने सच में वजाहत का सर फोड़ देना था। इसके जाते ही इंटरकॉम बजा तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाते कान से लगाया था। इस लम्हे इसके चेहरे पर खौफ भरे तासुरात साफ थे। मेरे रूम में आई, सर्द हुक्म भरे अंदाज में कहते इसने दूसरी कोई बात किए बगैर कॉल काट दी थी। मेरे रूम में आई, वो उसकी नकल उतारती टैब पकड़े केबिन से निकलकर उसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर अंदर चली आई थी, जहां वो मगरूर शख्स बगैर कोट के आस्तीने कोहनी तक फोल्ड किए खराब से हुले में भी बिला का हैंडसम लग रहा था। लेकिन इसकी ये खूबसूरती कम से कम रुशाना शफीक को मुतासिर नहीं कर सकती थी। मुझे आज के शेड्यूल के बारे में ब्रीफ करें और जो मैं हिदायत दूं उन्हें नोट करें। लैपटॉप से नजरें हटाए बगैर वो अपने असली अंदाज में बोलकर खामोश हुआ तो रुशाना संजीदगी से इसे तमाम मीटिंग के शेड्यूल बताती गई थी और साथ ही इसकी दी गई हिदायत टैब पर तेजी से टैब पेंसिल से लिखती गई थी। इस दौरान उसने उसे बैठने को नहीं कहा था। रुशाना शफीक अपना काम करके वापस जाने लगी थी। वैसे भी वो ज्यादा देर अपने खौफ भरे तासुरात नहीं छुपा सकती थी। जब इसने इसे पुकारा तो वो पलट गई। मेरे लिए काफी बनाकर लाइन, इस हुक्म पर उसकी आंखें फैल गईं। आखिर वो शख्स उसे समझ क्या रहा था। उसका असली गुस्सा और उभर आया था, सर, ये मेरा काम नहीं है। हाँ, मैं किचन टीम को अब की काफी का कह देती हूँ। बमुश्किल अपना गुस्सा दबाए वो संजीदगी से इसकी हुक्म उदूली कर गई। इसकी बात ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था। उसने इतनी देर में पहली मर्तबा नजरें लैपटॉप की स्क्रीन से हटाकर इस पर जमाई थीं। गहरे भूरे रंग की ट्राउजर और शर्ट में मलबूस, सर पर स्कार्फ लपेटे, कंधों पर सलीके से दोपट्टा फैलाए, इसका चेहरा गुस्सा जब्त करने की वजह से सुर्ख पड़ा था। तुम मेरी मुलाजिमा हो, तुम्हें जो हुक्म दूं तुम्हें फॉलो करना होगा। अदील कुरैशी के सर्द लहजे की ठंडक रुशाना को रगों में उतरती महसूस हुई, लेकिन इससे ज्यादा उन अल्फाज ने इसके अंदर गुस्से की आग भड़काई थी। मैं आपकी नहीं, तनवीर कुरैशी की मुलाजिमा हूं और जो मेरा काम है वो मैं पूरी ईमानदारी से कर रही हूं। अपनी बात कहती वो वहां ठहरी नहीं थी, दरवाजा खोलकर वहां से निकलती चली गई थी। इसके पठानी खून में गुस्से के उबाल उठ रहे थे, जबकि इस गुस्ताखी को बर्दाश्त न करते इसने गुस्से में टेबल पर जोर से टांग मारी तो दीवार पर लगा पर्दा एक तरफ हो चुका था। इसकी नजर शीशे की दीवार पर पड़ी तो वो गुस्से में एक झटके से अपनी जगह छोड़कर उठा और इस दीवार के करीब आकर ठहर गया। क्या हुआ है रुशाना, इतने गुस्से में क्यों हो? वजाहत फौरन ही इसके पीछे केबिन में चला आया था, जिस पर वो मजीद गुस्से में आते ही टेबल पर हाथ मारते कई फाइलें जमीन पर गिरा गई। मैं यहाँ पर मजीद नहीं ठहर सकती। नौकरी करने का यह मतलब नहीं कि वो जब चाहे मेरी बेइज्जती करे। वो गोया तब कर आग हो गई थी। अच्छा ठीक है, पहले बैठो और पानी पियो। वजाहत ने इसे कंधों से पकड़कर कुर्सी पर बिठाया और उसकी पानी की बोतल का ढक्कन हटाकर बोतल उसके मुंह के करीब की तो वो बोतल थामते मुंह से लगा गई। जबकि ये मंजर देखकर दूसरी तरफ मौजूद अदील कुरैशी के अंग अंग से शोले फूट पड़े थे। ना जाने क्यों, लेकिन वजाहत का ये बेतकल्लुफ अंदाज और खासकर उसके छूने वाली हरकत ने इसके लहू में चिंगारियां दौड़ाई थीं। बहुत अक्कड़ है तुम में रुशाना शफीक, तुम्हें जो हुक्म दूं तुम्हें फॉलो करना होगा। अदील कुरैशी के अंग अंग से शोले फूट पड़े थे। ना जाने क्यों, लेकिन वजाहत का ये बेतकल्लुफ अंदाज और खासकर उसके छूने वाली हरकत ने इसके लहू में चिंगारियां दौड़ाई थीं। बहुत अक्कड़ है तुम में रुशाना शफीक,
तो अब देखो मैं कैसे तुम्हें अपने सामने झुकाता हूँ। खूनखार निगाह इन दोनों पर डालते वो वापस जाकर अपनी सीट पर बैठा और दोबारा इसी जगह पर लगे बटन को दबाकर पर्दा बराबर कर दिया था। तो फिर आ गए अब मेरे बेचारे बेटे पर सारी जिम्मेदारियां डालकर। मुलाजिमा जो पैकिंग में उनकी मदद कर रही थी, इसे भेजकर वो शौक भरी संजीदगी से बोलें तो उन्होंने जवाबा अपनी अहलिया को घोर के देखा था। अब का बेटा हरगिज भी बेचारा नहीं, बल्कि इसने मेरे दफ्तर वालों पर अपनी दहशत तारी कर रखी है। और आज तो हद ही कर दी साहबजादे ने। रुशाना शफीक का तारुफ करवाने पर उसने बच्ची को नजरअंदाज कर दिया। इसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अपना कोट उतारते साइड पर रखते वो अब अपने कफलिंग्स निकाल रहे थे, जबकि मिसेस तनवीर ड्रेसिंग रूम से उनका लिबास निकालने आई थीं। सच, रुशाना तो बड़ी प्यारी बच्ची है। अदील को इसके साथ रोड नहीं होना चाहिए था। मिसेस तनवीर को भी रुशाना पसंद थी, तभी वो भी इसकी हिमायत में बोल उठी थीं। साथ साथ हाथ चलाकर चीजें भी समेटने लगी थीं। इसकी नीली आंखें मुझे आरजू की याद दिलाती है। अगर आरजू जिंदा होती तो इतनी ही प्यारी होती या फिर इससे भी ज्यादा। अपने बात की अदील से शादी के बारे में क्या कहता है वो तो अपने रूम में बोलती। वो एकदम से अदील की शादी के बारे में पूछ बैठी थी। मैंने कह दिया है आ तो तुम कोई लड़की पसंद कर लो और फिर हम कर लेंगे। बस मैंने इसे वापसी तक का वक्त दिया है। वो संजीदगी से बोलते बिस्तर पर से अपना लिबास उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गए थे और उसका रद्द अमल किया था इस बात पर। वो फिक्रमंद सी बोलें तो वो उनकी तरफ पलट आए थे। फिलहाल उसे सोचने दो, ये इसके लिए भी आसान नहीं होगा। आरजू उसकी जिंदगी में क्या अहमियत रखती थी हम जानते हैं। खैर, लाडली तो वो हम सब की ही थी। आज अगर जिंदा होती तो ये आंगन हमारी औलाद की खुशियों से भर चुका होता। वो एकदम से अफसुर्दा हो गए तो वो आगे बढ़कर उनके सीने से आ लगी थी। अब परेशान मत हो, रब ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। उन्होंने तनवीर कुरैशी के साथ साथ खुद को भी तसल्ली दी थी। अदील मेरे बच्चे, प्लीज ज्यादा गुस्सा मत करना और खास कर रुशाना से थोड़ा नर्म रवैया रखना। बड़ी प्यारी बच्ची है, आजकल की लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है। बड़ी बाअदब और बाइखलाक बच्ची है। उनकी बच्ची की गर्दान पर वो बुरी तरह से चढ़ा था। मम्मा प्लीज, अब को अगर वो इतनी ही पसंद है तो उसे ही अपनी बहू बना ले। इसे खुद भी खबर नहीं हो सकी थी कि वो क्या बोल गया है, लेकिन जब अपने अल्फाज पर गौर किया तो गुस्से में मुट्ठियां भींच ली थीं। तुम राजी हो तो ऑप्शन बुरा नहीं है। तनवीर कुरैशी लुत्फ लेते हंस दिए तो उनकी अहलिया ने भी उनका साथ दिया था। अब की फ्लाइट अनाउंस हो रही है, जाएं अब दोनों, वो खफगी से बोला तो उन्होंने आगे बढ़कर अपने बेटे को गिले लगाकर प्यार दिया। हर वक्त कड़वे करेले मत बने रहा करो, जिंदगी बड़ी नेमत है, इसकी कदर करो। वो इसका कंधा सहलाकर पीछे हुई तो उसने झककर उनका सर चूमा था। अपना और मम्मा का ख्याल रखिएगा। बाप से गिले लगते हुए कुछ जज्बाती सा हुआ तो उन्होंने इसकी कमर थपथपाई थी। जहाज के उड़ान भरते ही वो वहां से निकल आया था, गहरे सुरमई रंग के टूपेस में मलबूस। जिस वक्त उसने दफ्तर में कदम रखा, पूरा दफ्तर उसकी आमद के सबब मजीद सरगर्म हो गया था। जबकि वो नाक की सीध में चलते अपने दफ्तर की तरफ बढ़ा था कि उसके कदम पल भर को थमे थे। वजाहत हसन इन्हिमाक के साथ रुशाना शफीक की तरफ मुतवज्जे किसी फाइल को लेकर बहस कर रहा था। वो बात के दौरान कोई शरारत भरा जुमला बोल जाता तो जवाबा वो इसे घोर कर देख लेती थी। जिस पर वो डरने की अदाकारी करता तो वो हंसकर सर झटक देती थी। जबकि उनके दरमियान की इस बेतकल्लुफी को देखकर उसके माथे पर बिल पड़ गए थे। इस तरह की लड़कियों का क्या किरदार होता है मैं अच्छे से जानता हूं। तुम बस शरीफ बनती हो, लेकिन बस दिखावे की हद तक। तुम्हारी असलियत बहुत जल्द मैं सबके सामने लाने वाला हूं। इसके खूबसूरत चेहरे पर चुपती नजरें डालते वो तेजी से वहां से निकलता अपने कमरे में दाखिल हो गया था, जबकि वो दोनों अभी तक खुद में ही मगन थे। बाबा, मैं देर से आऊंगी तो प्लीज अब परेशान मत होना, लेकिन ज्यादा देर नहीं करूंगी, ज्यादा से ज्यादा 10 बज जाएंगे। वो तैयार होकर अपने चेहरे के गिर्द स्कार्फ लपेटती उजलत भरे अंदाज में बोल रही थी। इसके बाबा शफीक अहमद खान पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर थे।
उनका अपना क्लिनिक था जो घर के निचले हिस्से में बना हुआ था। वो घर पर सिर्फ रोशाना की वजह से ही आए थे, वरना ये वक्त उनकी मसरूफियत का होता था। तुम आराम से जाओ और खैरियत से वापस आओ। वो काफी का मग पकड़े किचन से बरामद हुए थे। अब तुम्हारी उम्र शादी की हो चुकी है, अपने लिए कोई लड़का ही पसंद कर लो। तुम्हारा साथी क्या नाम है? हाँ, वजाहत, इसके बारे में क्या ख्याल है? वो दोस्ताना तबीयत के मालिक थे, अपनी बेटी से भी उनका वही रवैया था। जबकि उनकी बात पर वो करंट खाकर पलटी थी, अपने ये सोच भी कैसे लिया। वजाहत मेरे लिए भाइयों की तरह है। वो नाराजगी जतती पलक से फोन निकाल कर बैग में रखने लगी थी। लेकिन वो शायद तुम्हें पसंद करता है। काफी का घूंट लेते वो सोफे पर बैठ गए थे। इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, इसकी मर्जी, वो जो चाहे सोचे। लापरवाही से बोलती वो कलाई पर मौजूद घड़ी में वक्त देखकर उन्हें अल्लाह हाफिज बोलती तेजी से निकल गई थी। जबकि वो खुद उठकर दरवाजा बंद करते अपने क्लिनिक पर चल दिए थे। अदील कुरैशी अपनी छा जाने वाली शख्सियत की वजह से पूरी महफिल की जान बना हुआ था। भूरी जहानत से भरपूर आंखें उठाकर वो अगर किसी सिन्फ नाजुक की तरफ देख लेता था तो वो गोया अपना दिल हथेली पर ही रख लेती थी। लेकिन इसे ऐसे दिल से कोई मतलब नहीं था। पार्टी अपने उरूज पर थी जब रोशाना शफीक ने वहां कदम रखा और यहां मौजूद सिन्फ नाजुक के दरमियान इसका ये मशरकी अंदाज सबको उसकी तरफ मुतवज्जे कर गया था। काले रंग की स्टाइलिश सी मैक्सी पर उसने हिजाब के साथ दुपट्टा भी सलीके से लिया हुआ था। अपने कारोबारी दोस्त से गुफ्तगू करते इसकी नजर जूं ही दाखिले के दरवाजे की तरफ उठी, गोया फिर चरागों में रोशनी नहीं रही थी। सब आवाजें, मौसीकी का शोर और हर मंजर गोया साकित हो गया था। यार, ये परी नुमा खातून कौन है? अपने करीब से उभरती ये इश्तियाक भरी आवाज इसे होश की दुनिया में लाई थी। अदील सर की असिस्टेंट है। एक और आवाज उभरी थी, यार, फिर तो तारुफ बनता है। कामरान सिद्दीकी पुरजोश अंदाज में कहते लंबे लंबे कदम भरते रोशाना की तरफ बढ़ा था, जो किसी जानने वाले से रस्मी गुफ्तगू करने ठहर गई थी। जबकि अदील ने जब्त से अपनी मुट्ठियां बंद करते खोलकर अपने अंदर की बेचैनी पर काबू पाने की कोशिश की थी। अदील ने देखा वो इस शख्स से भी बात कर रही थी, कामरान सिद्दीकी से भी, और वहां कई लोग खुद आगे बढ़ बढ़कर इससे मिल रहे थे। जबकि वो पूरे एतमाद से उनके दरमियान खड़ी एक नजर अदील कुरैशी को भी देख लेती थी, जो यकीनन गुस्से की हालत में इसे ही घोर रहा था। वो सबसे माजरत करती सीधी इस तक आई थी, जो सफेद टैक्सी डब में बिला का हैंडसम लग रहा था। अब को कुछ ज्यादा ही खुद नुमाई का शौक नहीं। इसके आग उगलते लहजे पर रोशाना ने इस सनकी इंसान को घोर कर देखा था। सर, मैं बस अपना काम कर रही हूं, ये सब हमारे कारोबारी साथी हैं। सर ने हमेशा ही उन सब से अच्छे से पेश आने को कहा है। वैसे भी मैं बद अखलाक नहीं हूं। अगर कोई मुझे इज्जत देता है तो बदले। मैं अखलाक तो निभा ही सकती हूं ना चाहते हुए भी। वो इस पर तंज का तीर फेंक कर वेटर की तरफ बढ़ती ट्रे से पानी का गिलास उठाकर जाकर टेबल पर बैठ गई थी। इसके बैठते ही कामरान सिद्दीकी भी इसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा तो अदील कुरैशी के जब्त का पैमाना छलक गया था। वो लंबे लंबे कदम भरते टेबल तक आया था। मिस रोशाना शफीक, बाहर आकर मेरी बात सुने, सर्द लहजे में हुक्म देते वो हाल से निकलते पूल की तरफ चला आया था। ना जाने क्यों इस लड़की के करीब किसी को भी देखकर उसका दिमाग उलट जाता था, जैसे इस वक्त वो गुस्से से खोल रहा था। जब रोशाना वहां आती इससे चंद कदमों के फासले पर ठहरी थी। तुम मेरे साथ एक रात गुजारने का कितना लोगी? इसकी खुशबू पाते ही वो पूल की तरफ से रुख बदलता इसकी आंखों में देखकर ना जाने क्यों ये बात कह गया था। जबकि इस तौहीन आमेज अल्फाज को सुनती रोशाना का जब्त खत्म हो गया था। तुम किस कदर घटिया इंसान हो। पहले तुम मुझे बस मगरूर लगे थे, लेकिन आज जाना है कि तुम कितनी पस्त सोच के हामिल हो। इश्तियाल अंगेज अंदाज में बोलती रोशाना का बस नहीं चल रहा था कि इस शख्स का मुंह मजीद थप्पड़ों से लाल कर दे। जबकि वो गाल पर होती जलन और उसकी जुर्रत पर अभी तक हैरान खड़ा था। आइंदा कभी अपनी ये शक्ल मत कीजिएगा मुझे। चेहरा बेशक खूबसूरत है आपका सर, लेकिन आपका किरदार इतना ही बदसूरत है। इसे हिकारत भरी नजरों से देख वो गाल पर बहते आंसुओं को हाथ से रगड़ती दौड़ते हुए वहां से निकली थी। इस शख्स ने इसकी निस्वानियत की तौहीन की थी।
वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। तुम दफ्तर क्यों नहीं जा रही हो? 2 दिन से फोन भी बंद कर रखा है। वजाहत तुमसे मिलने आया था तो तुमने इससे भी मिलने से इनकार कर दिया। सब ठीक तो है ना बच्चे? वो उसकी उतरी हुई सूरत देखकर फिक्रमंदी से बोले तो वो उन्हें दिखाने के लिए जबरदस्ती मुस्कुराई थी। मैं ठीक हूं, लेकिन मेरा मूड ठीक नहीं है। सर के सड़ो बेटे से पार्टी वाले दिन मेरी लड़ाई हो गई और मैं उसकी नौकरी पर लात मार आई। इसने कहानी तोड़ मरोड़ कर बयान की थी। वजाहत से भी मैं इसलिए नहीं मिलना चाहती कि वो मुझे वापस दफ्तर आने के लिए कहेगा। सस्ती से उठकर बैठती वो काफी हद तक उन्हें मुतमईन कर गई थी। नौकरी छोड़कर तो तुमने अच्छा किया। अब कुछ दिन घर में आराम करो, फिर मैं तुम्हारा अच्छा सा रिश्ता देखता हूं। अब बस मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करना चाहता हूं। वो अपने धन में बोलते एकदम खामोश हुए थे, क्योंकि वो जिससे बात कर रहे थे वो तो जाकर बाथरूम में बंद हो गई थी। जबकि वो हंसकर कमरे से निकल गए थे, रुशाना ने खुद को शीशे में गौर से देखा था। 2 दिन में इसका चेहरा बिल्कुल मुरझा सा गया था कि मैं इस शख्स की वजह से क्यों खुद को अजियत दे रही हूं। भाड़ में जाए वो शख्स और उसकी बातें। गुस्से में भड़क कर बोलती अचानक उसकी नजर अपनी गर्दन के जख्म पर गई थी। उसने इस निशान को उंगलियों के पूरों से छुआ था। हमेशा की तरह इसके दिमाग में कई आवाजों का शोर एक साथ उठा था। साथ ही सर में एक तेज टीस भी उठी थी तो इसका चेहरा पसीने से तर हो गया था। वो लड़खड़ाते कदमों से शावर पर हाथ मारती बरसते पानी के नीचे खड़ी हो गई थी। वो तरोताजा सी गाड़ी लेकर माल तक आई थी। आज काफी वक्त के बाद वो शॉपिंग के लिए निकली थी। जब वापसी पर एक गाड़ी ने इसका रास्ता रोका और पलक झपकते वो अगवा हो चुकी थी। इसने हाथ पांव चलाने चाहे लेकिन इसके मुंह पर स्प्रे कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो होश गिनवाती निकाब से चेहरा ढके अदील कुरैशी की बाहों में झोल गई थी। ना जाने कितने घंटे गुजरे थे जब वो होश की दुनिया में लौटती एक झटके से उठी थी। जब सामने बैठी शख्सियत को उसने नफरत भरी निगाहों से देखा था। तुम जैसे इंसान से मुझे यही तवक्को थी। तुम सच में घटिया तरीन इंसान हो। वो गुस्से के आलम में चीख पड़ी तो इस बकवास को सुनते वो किसी शेर की मानिंद इस पर झपकते इसके दोनों बाजू अपनी गिरफ्त में लेता इसके करीब तर हुआ था। तुमने अभी मेरा घटियापन देखा है ही कहाँ है मिस रुशाना? अपने चेहरे पर उसकी सांसों की तपश ने रुशाना की सांसों की रवानी मुतासिर की थी। आज के बाद इसी घटिया शख्स की छाप तुम्हारे वजूद पर होगी तभी मुझे सुकून मिलेगा। इसके सरापे को बेबाकी से देखते इसका लहजा बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, जो रुशाना के वजूद में दौड़ते लहू को जमा देने को काफी था। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, वो गोया तड़प उठी थी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ जान मन, तमस्खुराना लहजे में बोलते इसने रुशाना के आंसुओं से तर चेहरे पर फूंक मारी तो खौफ उसकी रग रग में बसने लगा था। वो इससे ताकत में 2 गना था। अना का मारा शख्स उसके साथ किसी हद तक भी जा सकता था। अपनी इज्जत के जाने का खौफ रुशाना को मारे दे रहा था। मुझे हराम खाने की आदत नहीं है। अपना हुलिया दुरुस्त करो और मौलवी के सामने 3 मर्तबा शराफत से कबूल है कह देना, वरना आज मैं हराम खाने से भी गुरेज नहीं करूंगा। इससे दूर होते इसकी तरफ बिस्तर पर पड़ा दोपट्टा उछालते वो कमरे से निकला तो पीछे वो फूट फूट कर रोती कांपते हाथों से खुद को अपने दोपट्टे से ढांप गई थी। उस निकाह को करने के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। इसीलिए वो खामोशी से इज्जत बचाने की खातिर ये जहर का प्याला पी गई थी। बाहर वो सबको फारिग करता जिस वक्त मसरूर सा कमरे में दाखिल हुआ। वो बिस्तर पर बैठी किस्मत की सितम जरीफी पर आंसू बहाती नजर आई थी। अभी से क्यों रो रही हो मेरी जान? अभी रोने के लिए मैं तुम्हें बहुत मौका दूंगा। वो इस पर बेपनाह गुस्सा होना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों एक सरवर भरी मुतमईन कैफियत के अलावा वो कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ? जबान कट गई क्या? अब भी जहर इगलू मारो मेरे मुंह पर थप्पड़। उसके करीब बिस्तर पर बैठते इसने रुशाना की थोड़ी दबोच कर गोया उसकी बेबसी का मजाक बनाया था, जिसके जवाब में उसके पास बोलने को कुछ नहीं बचा था। वो बेदम सी हो रही थी। जब इसके दिल में उसे बेहिजाब देखने की हसरत जागी थी, उसने जैसे ही इसका स्कार्फ इसके चेहरे के गिर्द से हटाया, इसे 440 वोल्ट का गोया करंट छू गया था। ये निशान वो बुरी तरह हुक्लाया था। इसकी गर्दन पर जो निशान था वो मरकर भी नहीं भूल सकता था।
ये निशान, ये बांस के जख्म का निशान है जो मेरी मोहब्बत, मेरी मंगेतर आरजू की गर्दन पर मेरी वजह से आया था। बचपन में वो बांसुरी बजा बजा कर मुझे तंग कर रही थी जब मैंने इससे जबरदस्ती बांसुरी छीनी थी और इस छीना झपटी में इसके चोट आ गई थी। लेकिन वो तो एक हादसे का शिकार हो गई थी, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे इसकी याद जरूर दिलाती थी। तुम आरजू हो, मेरी आरजू। वो दीवाना सा होते उसे खुद में शिद्दत से भींच गया, जबकि रोशाना, जिसके दिमाग में फिर से बेतहाशा शोर सा उठा था, वो एकदम बेहोश होकर ढीली पड़ गई थी। इस बार उसकी आंख खिली तो वो अपने बाबा के क्लिनिक पर थी। बाबा, वो उन्हें सामने देखकर तेजी से उठने लगी थी कि उन्होंने नरमी से पकड़कर उसे वापस बिस्तर पर लिटा दिया था। आराम से मेरे बच्चे, तुम्हें ड्रिप लगी है, वो उसके बिखरे बाल समेटते नरमी से बोले तो उसने सहमी नजरों से इर्द गिर्द देखा था। पर्दे से छन छन कर आती रोशनी दिन का पता दे रही थी। जब उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी थी, सुबह के 10 बज रहे हैं। स्क्रीन पर नजर डालते वो उसके जाहिर होते अहम अलामात देखकर मुतमईन से बोले तो उसने थके अंदाज में आंखें मूंद ली थीं। तुम अभी सो जा, नींद पूरी नहीं हुई है तुम्हारी। इसके सर पर प्यार देते वो नर्स का उसका ख्याल रखने का इशारा करते कमरे से निकल गए थे, जबकि रोशाना खाली जहन के साथ एक मर्तबा फिर गिनविदगी में चली गई थी। इन जालिम पानी के रेलों ने जहां मुझसे मेरी बीवी और बेटी को छीना, इसी रीले में रोशाना के बहते वजूद को मैंने बचा लिया था। वो बेहोश थी, लेकिन शुक्र था कि उसकी हालत जल्द संभल गई थी। लेकिन होश में आने के बाद वो बस रोती थी, इसे कुछ याद नहीं था। मैंने काफी कोशिश की थी कि इसके वालिदैन मिल जाएं, लेकिन मैं इस बच्ची के बारे में कुछ नहीं जानता था। तभी अपने दोस्त के मशवरे पर मैं उसे अपने साथ इस्लामाबाद ले आया। अपनी बीवी और बेटी के जाने का गम तो जैसे रोशाना की देखभाल करते मैं भूल ही चुका था। रोशाना मुझे मेरी बेटी की तरह अजीज है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूं कोई इतने अरसे बाद इसका अपना भी मिल सकता है। इसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर पर वो नरमी से हाथ फेर रहे थे। ये आरजू की बचपन की तस्वीर है। अदील कुरैशी ने अपना वॉलेट खोलकर उन्हें आरजू की तस्वीर दिखाई तो शक की गुंजाइश ही नहीं बचती थी। उसने वहीं बैठकर अपने मम्मा और डैड को भी आरजू के मिल जाने की खुशखबरी दे दी थी। और इस खबर को सुनने के बाद वो दोनों पहली फ्लाइट लेकर वापस आ रहे थे। कमरे में दाखिल होते अदील के कदम बिस्तर के करीब आकर ठहरे थे। पहली नजर तुम पर पड़ते ही इस दिल ने तुम्हें पहचान लिया था, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। वो गोया खुद पर गुस्सा हुआ था और हाथ बढ़ाकर उसके जख्म के निशान को प्यार से छुआ था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी गलतियों का अजाला कर दूंगा। तुम्हें इस कदर चाहूंगा कि तुम मेरा दिया गया हर गम भूल जाओगी। इसका हाथ थाम कर होंठों से लगाते वो खुद से बातें कर रहा था। तुम्हें किसी और के साथ देखकर जल उठता था मैं, और अपने इस जलन का सबब मैं समझ ही नहीं पाया। लेकिन आज मेरे तड़पते दिल को राहत मुयस्सर आई है। मेरी आरजू मेरे सामने जो है, मेरी जान, मेरी आंखों का नूर। मुझे इल्म है कि तुम मुझसे खफा हो, लेकिन यकीन जानो मैं तुम्हें मिला लूंगा। प्यार से नहीं मानी तो धौंस से मनाऊंगा, लेकिन तुम्हें अब कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें अपनी सांसों के करीब रखूंगा। इसके चेहरे के करीब चेहरा लाते हुए इसके दिलकश नक्शो निगार को पूरे हक से देखता गोया दीद की प्यास बुझा रहा था। दिल तो गोया गुस्ताखियों पर आमादा था, लेकिन इसने अपने दिल को सब्र की तलकीन की थी। अब सब जो ये कह रहे हैं मैं मान भी लूं कि सच है, तो भी मैं अदील सर को उनकी हरकत पर मुआफ करने वाली नहीं हूं। तनवीर कुरैशी और मिसेस तनवीर के मुंह से सारी सच्चाई जानकर जहां वो हैरान होने के साथ साथ खुश भी थी कि इसके अधूरे ख्वाबों और इन आवाजों के सिलसिले के तार जड़ गए, तो वहीं वो अदील की हरकत को मुआफ करने वाली नहीं थी, जिसका उसने वाज़े अल्फाज में कह भी दिया था। इस वक्त वो तनवीर कुरैशी के सीने से लगी अपने बिछड़े हुए रिश्तों के लिए आंसू बहा रही थी, जबकि वो खुद भी नम आंखों से इसे हिसार में लिए बार बार उसके सर पर प्यार देते, इसे छूकर उसके होने का यकीन कर रहे थे। उस वक्त एक अदील को छोड़कर वो तीनों ही रोशाना के कमरे में मौजूद थे। अलबत्ता अदील कमरे की चौखट के बाहर एक तरफ खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा था। तुम जितना भी जोर लगा लो मेरी जान,
लेकिन तुम्हें आना अदील की पनाहों में ही है। वो दिल ही दिल में रूशाना से मुखातिब दिलकशी से मुस्कुराया था। जिस दिन तुम्हें मैं याद आ गया, इस दिन तुम्हें मेरे सिवा कुछ याद नहीं रहेगा। आहिस्ता से बुड़बुड़ाते इसने अपना सर दीवार से लगा दिया था, जबकि दूसरी तरफ मिसेस तनवीर उसे कह रही थी, तुम्हारी नाराजगी अदील से है, मेरा तुम्हारे ताया का इसमें भला किया कसूर। इतने अरसे बाद तो हमें अपनी बेटी मिली है, हम तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, हमारे साथ चुल्लू आरजू। वो इसका हाथ थाम कर इल्तिजाई अंदाज में बोले तो उसने बेबसी में घिरे अपने बाबा के मोहब्बत भरे चेहरे की तरफ देखा था, जो उसके यूं देखने पर मुस्कराए थे। तुम उनके साथ चली जाओ, मेरी फिक्र मत करो। इन लोगों का भी तुम पर हक बनता है, बल्कि मुझसे ज्यादा हक बनता है। मेरा तो वैसे भी तमाम वक्त अपने मरीजों के लिए वक्फ है। मुझे फुर्सत कहाँ काम को जाने तक की अपनी वजह से वो इसे इसके खूनी रिश्तों से दूर नहीं कर सकते थे। जब खुश दिली से इसे जाने की इजाजत दे गए थे, मैं एक शर्त पर आपके साथ आऊंगी, अदील सर मुझसे दूर रहेंगे। इसने जाने से पहले इन दोनों से वादा लिया था, तुम्हारे वादे की तो ऐसी की तीसी। एक मर्तबा आओ तो मेरे घर, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी सांसों से करीब रखूंगा। खुद से वादा बांधते वो मसरूर सा घर जाने के लिए वहां से निकल गया था। आखिर को इस अजीज जान हस्ती के लिए इस्तकबाल की तैयारी भी तो करनी थी। वो तीनों जैसे ही घर में दाखिल हुए, घर का अंदरूनी हिस्सा अंधेरे में डूबा नजर आया था। तनवीर कुरैशी मुलाजिमीन को आवाज लगाते मोबाइल की टार्च ऑन करते इन दोनों को लिए आगे बढ़े तो एकदम हर सौ रोशनी सी छा गई। इन तीनों पर ही फूलों की बारिश शुरू हो गई थी। जहां वो खड़े थे वहां से लेकर रूशाना के लिए तैयार करवाए गए कमरे तक बस फूलों की ही चादर बिछी हुई थी। अपना इतना शानदार इस्तकबाल होते देख वो हैरान सी पूरे हाथ खोलकर चेहरा ऊपर को उठाती उन फूलों की पत्तियों की नरमी और महक शिद्दत से महसूस करती मुस्कुराती थी। अदील मंजर में नहीं था तो इसका मूड भी ठीक ही था। ताया जान और ताई, आपका बहुत शुक्रिया। सच ये बहुत प्यारा अंदाज था खुश आमदीद कहने का। वो बारी बारी उन दोनों के गिले लगी थी, जो उसकी गलत फहमी पर कोई वजाहत भी नहीं दे सके थे, वरना उनके लाडले ने नाराज ही हो जाना था। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, लेकिन आज से तुम मुझे डैड और उन्हें मम्मा कहोगी। वो प्यार से इसे बावर करवाते बोले तो वो सिर्फ सर को जुम्बिश दे गई थी। रात का खाना तो वो लोग खाकर ही आए थे। मिसेस तनवीर ने इसे इसका कमरा दिखा दिया था, जबकि तनवीर कुरैशी अपने कमरे में जा चुके थे। अब भी आराम करे मम्मा, इसने उनके हाथ थामे प्यार से कहा तो वो इसका माथा चूम कर इसे शब बखैर कहती वहां से चली गई थी। तभी वो दरवाजे धकेल कर बेडरूम में चली आई। दरवाजा बंद करते इसने पूरे कमरे पर एक भरपूर नजर डाली थी। कमरा इसके शायान शान था। इसे इल्म नहीं था कि आज का सारा दिन अदील कुरैशी ने इस कमरे की सेटिंग में लगाया था। सुरमई और सफेद रंगों से सजा ये कमरा रूशाना को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। तो वहीं दूसरी तरफ मिसेस तनवीर फिक्रमंद सी अपने शौहर से कह रही थी, अगर आरजू को पता चला कि वो जिस कमरे में मौजूद है वो अदील का है तो। वो बहुत परेशान सी बिस्तर पर बैठने के बजाय टहलने लगी थी। बेगम, अब इतनी परेशान मत हो, आपका लाडला सब कुछ संभालने की सलाहियत रखता है। वैसे भी वो शौहर है आरजू का, इस पर उसका पूरा हक है। अब अगर वो अपनी नाराज बीवी को राजी करना चाहता है तो बहैसियत वालिदैन हमें इसकी मदद करके इन दोनों का रिश्ता मजबूत करना चाहिए। उनका हाथ पकड़कर बिस्तर पर बिठाते वो खुद भी उनके साथ बैठते उन्हें तसल्ली दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ रूशाना चलती हुई ड्रेसिंग मिरर के सामने आ खड़ी हुई थी। अपने चेहरे के गिर्द स्कार्फ ढीला करके इसने अपनी गर्दन पर मौजूद इस निशान को छूते आंखें बंद की थीं, जब उसे अपना वजूद किसी के हिसार में कैद होते महसूस हुआ था। वेलकम होम वाइफ, अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब लाते वो इसके गाल पर शिद्दत भरा लम्स छोड़कर उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी रख गया था, जबकि वो एकदम से आंखें खोलकर आईने में नजर आते अदील को कातिल नजरों से देखती भरपूर मुजाहमत करने लगी। थक जाओ, पुरसुकून रहो। सारे जहां की नरमी गोया इस लम्हे इस शख्स के अंदाज में आ गई थी। इसे देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये वही केड़ोस अदील कुरैशी है। अब की जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। वो जब खुद को आजाद नहीं कर पाई तो गुस्से में बोली थी, याद रखो
मैं तुम्हारा बचपन का साथी हूं और अब तुम्हारा शौहर अदील कुरैशी हूं मेरी जान। और इस अमल को जुर्रत नहीं, मोहब्बत कहो। अपनी मोहब्बत के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी है। इसके खूनखार रूप को देख वो मानी खेजी से बोलते दूसरे हाथ से इसका स्कार्फ नरमी से उतार कर वहीं ड्रेसिंग पर रख गया था। ये निशान मेरी वजह से तुम्हारे हिस्से में आया, लेकिन इसका दर्द आज भी मेरे दिल में उठता है। दीवानगी भरे आलम में कहते वो इस निशान पर अपने होंठों का मरहम रखते रुशाना की जान निकाल गया था। ये क्या कर रहे हैं? प्लीज दूर रहें। वो डर गई तो वो होश में आते नरमी से इसका रुख अपनी तरफ मोड़ गया। मेरी आंखों में देखो आरजू, क्या मैं तुम्हें याद नहीं? इसके लहजे में कर्ब घुला तो रुशाना के दिल में बेचैनी की लहरें उठी थीं। मेरा नाम रुशाना है, मुझे मेरे नाम से पुकारें। वो इसको इतनी जल्दी तो मुआफ करने वाली नहीं थी। तभी खुश्क लहजे में बोलती इसके जज्बात से भरी नजरों से निगाहें मोड़ गई थी। मेरे लिए तुम मेरी आरजू हो जिसके बिछड़ जाने के गम ने मुझे आधा मुर्दा सा कर दिया था। प्लीज आरजू, मुझे मुआफ कर दो। तुम्हारी ये जान लेवा नाराजगी मुझे खुलकर तुम्हारे मिलने की खुशी भी मनाने नहीं दे रही है। इल्तिजा भरे अंदाज में बोलते वो संजीदा सरगोशी करता इसके माथे से माथा जोड़ गया था, जबकि इसके इस पगैलाती अंदाज पर उसने बमुश्किल अपने दिल की बदलती कैफियत पर काबू पाया था। बोलो मैं क्या करूं कि तुम मान जाओ? वो अब भी इसी अंदाज में बोलते खामोश हुआ तो रुशाना ने इसकी नरम पड़ती गिरफ्त से खुद को आजाद करवाया और उसकी तरफ से रुख फेर कर खड़ी हो गई। वो तीनों जैसे ही घर में दाखिल हुए, घर का अंदरूनी हिस्सा अंधेरे में डूबा नजर आया। तनवीर कुरैशी ने लाइट जलाने की कोशिश की, मगर कुछ पता नहीं चला। तभी एक कोने में रखी बड़ी सी मेज पर रखी मोमबत्तियों की लियो ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। ये मंजर देखकर रुशाना का दिल तेजी से धड़का। कमरे के वस्त में एक खूबसूरत मेज सजी हुई थी, जिस पर गुलाब की पत्तियां बिखरी थीं और एक बड़ा सा केक रखा था। केक पर लिखी इबारत ने इसकी आंखों को नम कर दिया। खुश आमदीद हमारी आरजू, ये सब किया है? इसने बमुश्किल कांपती हुई आवाज में पूछा। तुम्हारे लिए मेरी आरजू, अदील की आवाज उभरी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ उनके करीब आ रहा था। उसने गहरा नीला सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने तुम्हें तकलीफ दी जो मेरी सबसे अजीज थी। मैं इस दिन की हर एक बात पर शर्मिंदा हूं। प्लीज मुझे मुआफ कर दो। वो इसके सामने घुटनों के बिल झक गया। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तुम्हारी यादों ने मुझे जिंदा रखा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम यूं मिल जाओगी। इसकी आंखों में आंसू थे जो रुशाना के दिल को छू गए। वो अपने ताया और ताई की तरफ देखने लगी। वो दोनों आंखों में मोहब्बत लिए उसे देख रहे थे। तनवीर कुरैशी ने आहिस्ता से रुशाना के सर पर हाथ रखा। बेटी, उसने वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत की है। रुशाना ने अदील की आंखों में देखा। इसमें वही बेचैनी और तड़प थी जो कई सालों से इसके अंदर मौजूद थी। मैं तुम्हें कैसे मुआफ करूं? तुमने मुझे मेरी इज्जत पर इल्जाम दिया, मुझे अगवा किया और जबरदस्ती निकाह किया। अदील ने इसका हाथ थामा। मैं जानता हूं कि मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें हर तकलीफ का अजाला करूंगा। मैं तुम्हें इस कदर प्यार दूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। रुशाना ने महसूस किया कि वो अब भी इससे प्यार करती है। उसका दिल अब भी उसके लिए धड़क रहा था। वो उसकी गर्दन के जख्म को महसूस कर सकती थी जो उसने बचपन में इसे दिया था। वो इसका एक हिस्सा था। क्या तुम मुझे मेरी गलतियों की सजा देना चाहती हो? अदील ने धीरे से पूछा। मैं कबूल करता हूं, मगर मुझे एक मौका दो। आरजू, रुशाना ने एक गहरी सांस ली। मैं तुम्हें मुआफ करती हूं अदील, मगर हमारी जिंदगी इतनी आसान नहीं होगी, मैं जानता हूं। लेकिन मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगा। अदील ने खड़े होकर उसे गले लगा लिया। उसका दिल सुकून से धड़कने लगा। इसके ताया और ताई भी इन दोनों से मिल गए और पूरी फैमिली का एक नया आगाज हुआ। वो सब खुशी से एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि उनका खानदान एक बार फिर मुकम्मल हो चुका था।